हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन क्लासेस। ठीक है, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम आज एटम, आयन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़े थे, आपको याद होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर के इसका लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये चार चीज़ें हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं एटम, आयन, केमिकल फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम, मोलर मास वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो लंबा हो तो आप बने रहें, क्योंकि मैं उन सारे कोर कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूँ। आपका फाउंडेशन इसी से मजबूत होगा, है ना। लंबा वीडियो है करके अगर हम स्किप कर देते हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे जो हमें आगे जा कर के काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्या होगा ही, क्योंकि आज जो हायर क्लास में जा चुके हैं, है ना, 10th 11th 12th वगैरह में हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इनको इन कोर कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता, है ना। वो फाउंडेशन में अच्छे से पढ़े ही नहीं होते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें, काश हम उस समय सीख लिए होते तो आज हमें ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ें आप लोग फेस ना करें, इसलिए कोशिश करें कि इसको बेहतर तरीके से समझें, है ना, और थोड़ा टाइम दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी हम चर्चा करेंगे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एंड देयर केमिकल फार्मूलाज। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस फ्लो चार्ट टाइप का बना रखा है। तो एटम को हम पहले डील कर लेते हैं, देन हम मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे। तो व्हाट इज एटम, है ना, व्हाट इज एटम। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व का यह एक सूक्ष्मतम कण होता है ना, सूक्ष्मतम भाग होता है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। मतलब सीधा सीधा हम कहें तो एटम किसी पदार्थ का एक छोटा भाग होता है, या किसी तत्व का एक छोटा, सबसे छोटा भाग होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये एग्जिस्ट, फ्री एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी, है ना। फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, अकेले भी रह सकता है और नहीं भी। ठीक है, या हम ये कहें, ईच एटम एंड एलिमेंट सोन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट का, है ना, कोई एक एलिमेंट है। जैसे सपोज मैं सोडियम एलिमेंट की बात करता हूँ, तो सोडियम एलिमेंट जो है, इसमें 11 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 11 एटम हैं। तो ये पूरे 11 एटम जो है, उनका एक एटम ही काफ़ी है इस सोडियम की प्रॉपर्टीज़ को डील करने के लिए, है ना। तो एक एटम में जो प्रॉपर्टीज़ होगी, वही प्रॉपर्टीज़ उन 11 एटम्स में होगी। इन द सेंस सोडियम की प्रॉपर्टी भी वही ही होगी, यानी कि एटम जो प्रॉपर्टी रखेगा वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। राइट, चलो, आई होप समझ गए होंगे कि एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हमें समझना है, तो अगर हमें उस पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी। राइट, ओके। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है भाई? तो मॉलिक्यूल्स हैं द
स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड। ठीक है, ये किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक स्मॉल पार्टिकल्स हो सकता है। अब यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखा हुआ है ना, तो देखिए एलिमेंट या कंपाउंड, तो एलिमेंट या कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल से। हालांकि मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बनते हैं, लेकिन अभी हम केवल एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मैटर होते हैं यानी कि कंपाउंड या फिर एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल्स। फिर बोला गया है विच कैन एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, विच कैन, ये स्वतंत्र रूप से हो सकता है, राइट। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। सेम चीज वही यहाँ पर भी बताया गया है। तो कोई सब्सटेंस है या कोई पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है वो उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। जैसे यहाँ पर हो रहा था एटम के केस पे, वैसे ही यहाँ पर भी आपका मॉलिक्यूल के केस में भी होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ चीज़ों को यहाँ हम थोड़ा डील कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को क्या कह सकते हैं कि किसी परमाणु है ना, किसी तत्व का अणु क्या है, तो उस केस में मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तत्व का, कोई तत्व है यानी कोई अणु की अगर हम बात करते हैं, किसी तत्व अणु की बात कर रहे हैं, तब उस केस में ये जो है एक ही तरीके की, यानी कि एलिमेंट की बात की गई है सीधा सीधा, तो वो एक ही तरीके के एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसा कहा। ठीक है, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, है ना, एलिमेंट हो गई, एलिमेंट एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होता है। कंपाउंड क्या होगा, तो कंपाउंड जो है वो अलग अलग तरीके के, है ना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तरीके के जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु हैं आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब, हेट्रो मतलब अलग अलग, है ना। जैसे यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन, तो ये आपका क्लोरीन, है ना, दो और ये दो, क्या बनेगा भाई, HCl के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक जैसे एटम्स नहीं है, अलग अलग है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो ये हो गया H2, इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। एक ही तरीके के एटम्स आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन किया, तो ये हो जाएगा आपका होमो एटॉमिक। यहाँ पर क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, है ना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब फिर एटॉमिसिटी, क्या है भाई एटॉमिसिटी, है ना। तो एटॉमिसिटी इन द सेंस यहाँ पर क्या बन रहा है, द नंबर ऑफ एटम कंटेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, यानी कि जो एलिमेंट है या कंपाउंड है ना, एलिमेंट या फिर कंपाउंड या कोई सब्सटेंस है ना, किसी मॉलिक्यूल्स या कोई सब्सटेंस है, उसमें कितने परमाणुओं से मिलके बना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, represents the total number of atoms contains in a molecules of a particular substance. okay? जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो एलिमेंट है आपका, है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 हैं। तो ऑक्सीजन में, है ना, 3 एलिमेंट 3 एटम्स यहाँ पर ऐड हुए, तो क्या बन गया, ओजोन बन गया।
तो यहाँ पर उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं। तो यही जो 3 है उसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणुकता को बताता है। यानी कि किसी एलिमेंट में या किसी कंपाउंड में यानी किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट्स हैं, है ना, प्रेजेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे फास्फोरस में 4 हैं, है ना, उसका फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, P4 है, तो यहाँ पर उसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 4 होगा। सल्फर S8 वाले होते हैं, तो यहाँ पर उसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर मैं H2 की बात करूँ तो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये उसकी एटॉमिसिटी होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। किसी अभी एटॉमिसिटी की बात चल रही है, तो हमने क्या किया, किसी अणु के एटॉमिसिटी के आधार पर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। तो बेसिकली ये 3 भागों में बढ़ गया है। ठीक है, पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक मतलब आप तो समझ गए होंगे नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो ऐसे अणु जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, जैसे कि नोबल गैसेस जो होते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, मोनो एटॉमिक टाइप के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक होंगे। ठीक है, हीलियम नियॉन है ना, हीलियम नियॉन ऑर्गन्स, जितने भी आपके नोबल गैसेस हैं, इन सब चीज़ों में जो है आपका मोनो एटॉमिक टाइप की जो है एटॉमिसिटी पाई जाती है। ठीक है, जैसे He है, एक सिंगल है, Ne है, नियॉन है ना, ऑर्गन है, ये सारी चीज़ें, तो ये मोनो एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। नाम से स्पष्ट है ना, केमिस्ट्री में, साइंस में हम क्या करते हैं, गिनती को 1 2 3 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो उसी केस में उसी के बेस पर यहाँ पर दिया हुआ है, मोनो मतलब एक है, तो यहाँ पर एक एटम है, तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक हो जाएगा। 2 है तो 2 हो जाएंगे, जैसे H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसमें कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो ये 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन में भी एक यहाँ पर 2 एटम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है ना। अब यहाँ पर ये डायटोमिक हो गया, इसमें तो क्लियर दिख रहा है ना। अब हेट्रो टाइप के कंपाउंड की बात करते हैं, तो हेट्रो एटॉमिक में यहाँ पर CO कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है ना, तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं। HCl ये भी क्या है, हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक इसका और एक इसका, तो कितने हो गए, 2 हो गए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन का एक, तो डायटोमिक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर अब आपको तो समझ में आने लग गया होगा कि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। ठीक है, तो 3 होंगे, तो ओजोन में यहाँ पर देखो 3 हो गए, कार्बन का एक और ऑक्सीजन का 2, कितने हो गए, 3 हो गए। नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन का 2, कितने हुए, 3 हुए। तो ये इस तरीके से क्या बताता है, ट्राई एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसमें उसकी एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल की बात करें, है ना, सिंबल जो है, सिंबल मतलब यहाँ पर हम उसके सिंबल की बात कर रहे हैं ना, जो एलिमेंट होते हैं उसको, जैसे ऑक्सीजन है तो उसको O ही क्यों लिखते हैं, नाइट्रोजन को N क्यों लिखते हैं, या बाकी सारे जो एलिमेंट हैं उनको उनके नाम के आधार पर कैसे लिखते हैं, क्या कारण है ऐसा, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि जनरली क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे एब्रीवेशन की अगर हम बात करते हैं, तब उस केस में कोई एलिमेंट है ना, तो उसके नाम के फर्स्ट लेटर के आधार पर, यानी कि जो इंग्लिश नाम होते हैं एलिमेंट के, उसके फर्स्ट लेटर के बेस पर हम उसको क्या कर देते हैं, उसके सिंबल को लिख लेते हैं। सच एस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है, O, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, N है, इसलिए हम उसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब
ये तो भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एक ही टाइप के हैं, सिंगल सिंगल है, इसलिए हमने ओ एन इस तरीके से कर लिया। अब कुछ ऐसे नाम होते हैं, है ना, या कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर तो सेम हो सकता है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें दो या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट अगर होते हैं, उनका नाम की शुरुआत जैसे एक जैसा है, दोनों का शुरुआत जैसे क्या हो रहा है, एक ही जैसे हो रहे हैं, तब उसके इनिशियल लेटर को तो फॉलो करते हैं, है ना, उसके साथ साथ उसके बाद के लेटर को भी ले करके हम क्या करते हैं, उसको सिम्बलाइज कर दिया जाता है। जैसे बेरियम, देखो बेरियम और बिस्मिथ दोनों में ही सेम लेटर आ रहे हैं, फर्स्ट लेटर बिस्मिथ में भी बी आ रहा है और बेरियम में भी बी आ रहा है, तब उस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर के साथ साथ उसके नेक्स्ट वाले लेटर को भी साथ में लिख करके हम उसके सिंबल बना देते हैं। जैसे कि बेरियम में बी ए कर दिया, बिस्मिथ बी आई से इसका सिंबल बन गया बी आई, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ इस केसेस, इन केसेस में हो गए, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, बोलते कुछ हैं और हम लिखते कुछ हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। तो हालांकि हमें वो क्लियर नहीं होता है पहले, जब हम जैसे सोडियम की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करें, सोडियम की, सोडियम बोलते हैं लेकिन लिखते एन ए हैं, कहाँ से सोडियम लगता है भैया, अभी तक जैसे पढ़े हैं इनिशियल लेटर तो एस लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये कुछ अलग टाइप की इसमें पॉलिसी लगती है, रूल्स इसके अलग हैं, एक्सेप्शनल टाइप के कह सकते हो आप लोग, जो उसके लैटिन नाम के आधार पर, ये भी नाम से ही लिया गया है बट उसके लैटिन नाम के आधार पर लिया गया, फर्स्ट लेटर में ही, ठीक है। हम अभी जो यूज़ करते हैं वो लैटिन नाम नहीं है, उसके एक्चुअल लैटिन नाम क्या है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सोडियम को ही लूँ, तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम होता है, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है, नेट्रियम है ना। तो नेट्रियम का फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, सोडियम, है ना, एन ए, इसलिए उसको हम सोडियम को बोलते हैं। कॉपर, कॉपर का है क्यूप्रम, सी यू। पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है यानी कि के जो लिखते हैं वो कहाँ से आया है, कैलियम से आया है, ठीक है, तो हम इसे के के लिख लेते हैं, कैलियम। आयरन, आयरन पढ़ते हैं आयरन है, लिखते हैं एफ ई लिखते हैं ना, तो ये फेरम से बना हुआ है ना, इसका लैटिन नाम है फेरम, एफ ई लेते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है ना, तो मर्क्यूरी में इसका नाम है हाइड्रोजीरम, है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजीरम, तो ये H और ये G दो नाम से मिलकर बना हाइड्रा और जीरम, हाइड्रा मतलब लिक्विड, ठीक है। चूँकि मरकरी जो है ओवरऑल हम देखें अब तक के 118 एलिमेंट हैं, उनमें से केवल 2 ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एक तो मरकरी हो गया एटॉमिक नंबर 80, और एक होता है ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। तो यहाँ पर हाइग्रा है ना, या हाइड्रागेरियम जो है, गायरियम, ये Hg उससे ये है। टंगस्टन, टंगस्टन का जो लैटिन नाम है वो है वॉल्फ्रम, है ना, तो इसको W से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो क्या है, W है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसके सिंबल हम ऐसे कैसे और क्यों लिखते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। चले अब हम चलते हैं आयन की तरफ। तो आयंस क्या होते हैं भैया, है ना, हम पढ़ते हैं बेसिकली आयन जो है 2 तरीके के होते हैं, है ना। आयन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक धन आयन होता है यानी कि चार्ज, ठीक है, आयन मतलब हम समझ रहे हैं चार्ज, है ना। तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम कैटायन बोलते हैं और एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, तो आयंस क्या है भैया उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज आयन, तो हम बोल सकते हैं एन आयन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म बाय लॉस और गेन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट है, अगर वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डोनेट करेगा फिर एक्सेप्ट करेगा। जैसे सच एज सोडियम, सोडियम क्या करता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसमें चार्ज आ गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, है ना, और ये क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए, क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट जो होगा वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। अब देखो ये चार्ज बेसिकली, अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तब उस केस को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब उसमें केटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब एनायन की बात करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, है ना। अब क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है। तो ये रीनायनित हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, गेन किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। तब उस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो लेने वाला ऋणी और देने वाला धनी, धनी मतलब कैटायन और लेने वाला एनायन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो जरूरी नहीं एक ही हो, है ना, वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आता है कंडीशन तब उसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। जैसे कि अमोनिया, है ना, अमोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमोनियम आयन इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। कार्बोनेट आयन ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2- चार्ज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं। अब वैलेंसी, भाई ये तो ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसी कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन लॉस, गेन और शेयर टू फॉर्म ए बॉन्ड, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट या किसी एटम की, है ना, एटम की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को उसका वैलेंसी कहेंगे। यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ठीक है, और क्लोरीन ने उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्लोरीन ने क्या किया, उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसने ग्रहण किया। तब उस केस में क्लोरीन के वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, ठीक है। वैसे ही तो अलग अलग एलिमेंट की वैलेंसी उसके अकॉर्डिंग फिक्स होती है और जितने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा या फिर त्यागेगा, त्यागने के बाद वो अपने आप को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयंस क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है। चलिए।